Good evening to all of you. वेलकम टू PW ओनली IS। कैसे हैं आप सब? ऋषिका, भूमि, शिवानी, शीतलजीत, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग गुड। चलिए तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और जो हमारा डिस्कशन चला हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर चला हुआ है। ओके, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन में जो हमने आज लास्ट एस्पेक्ट जो इसका डिस्कस करना है, जो चीजें हमें डिस्कस करनी है ग्लोबलाइजेशन में, अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था, वी हैव अंडरगोन और वी हैव गॉन थ्रू ए टॉपिक विच वाज इंपैक्ट। अभी लिखना नहीं है कुछ। द टॉपिक वाज इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर कल्चर। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर कल्चर। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने देखा था ये तो नॉर्मल इंपैक्ट था, उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव इंपैक्ट, और उसके बाद हमने देखा था नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अभी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव इंपैक्ट्स। यस साहिल? ओके। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स की अगर बात करें, मैं फिर भी लिख देता हूं, वैसे आप ये लिख चुके हैं। मैंने कल आपको एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेगेटिव इंपैक्ट्स में, दैट इज एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। क्लियर? अब देखिए, दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट। पहला नेगेटिव इंपैक्ट क्या डिस्कस किया था बेटा? वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट, दैट वाज एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मैंने आपको कल समझाया था कि जब कोई ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नाउ पीपल आर परचेजिंग मोर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and due to this purchasing of more number of goods and services, it has some negative impacts. People are either falling in the trap of poverty or debt trap. इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है, आपके बीच इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बढ़ती है। यस, एक्सेसिव इज इक्वल टू एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म बेटा काजल, एग्जैक्टली। क्लियर? तो यहां पर एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म को हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। ये पहला नेगेटिव इंपैक्ट था। अब चलिए दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट डिस्कस हम करते हैं, एंड द इंपैक्ट इज, दूसरे की हेडिंग डालिए कल्चरल होमोजेनाइजेशन। द सेकेंड वर्ड इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, लिखिए इसको। राशिद, प्रीति बेटा लिखिए। कल्चरल होमोजेनाइजेशन। देखो अब बात करते हैं, yesterday we were discussing that globalization has led to cultural exchange. Globalization has led to cultural exchange, and due to this cultural exchange, globalization की वजह से हमारे कल्चर में चेंजेस आए हैं, और चेंजेस आने की वजह से हमारे फूड हैबिट्स चेंज हुई है, क्लॉथ हैबिट्स चेंज हुई है, लैंग्वेजेस ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन बेटा एक बात देखिए, हर चीज की ना एक लिमिट होती है। कल्चरल एक्सचेंज इज गुड, कल्चरल एक्सचेंज इज गुड, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। अगर एक लिमिट से ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज अगर होता है तो ये आपके कल्चर को क्या कर देगा? दूसरे कल्चर के साथ मिक्स कर देगा। दूसरे कल्चर के साथ क्या कर देगा? मिक्स कर देगा। एक कल्चर की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ए पर्टिकुलर ए सिंगल कल्चर विल लूज इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सो दैट्स वाई यहां पर होता क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन की अगर आप बात करेंगे, अगर कल्चर एक्सचेंज एक लिमिट से ज्यादा होता है, अगर कल्चरल एक्सचेंज एक लिमिट से ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है?
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. इट विल बी नोन एज कल्चरल homogenization when the cultural will be mixed and you will lose your original culture. For example, मेरे ओरिजिनल कल्चर में कुछ और चीजें थी, लेकिन मेरे ऊपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना इंपैक्ट आ गया कि मैं अपना ओरिजिनल कल्चर क्या हो चुका हूं, भूल चुका हूं. अब मेरा कल्चर दूसरे कल्चर के साथ क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है. क्लियर? सो दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. लिखिए, तो इसको लिखिए, लिखिए बेटा, कल्चरल होमोजेनाइजेशन को लिखिए प्लीज. व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल होमोजेनाइजेशन? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, cultural exchange, due to globalization, cultural exchange crosses a particular point, crosses a particular point due to which the local cultural identity, due to which the local cultural identity will or may vanish. इसको पढ़ लिखिए और समझिए ध्यान से. होता क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज एक पर्टिकुलर लिमिट को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, एंड ड्यू टू विच द लोकल कल्चरल आइडेंटिटी विल वैनिश, और ड्यू टू विच लोकल कल्चरल आइडेंटिटी विल और इट में वैनिश. समझ गए इसको? चलो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं आपको, लिखिए इसको ध्यान से. अब देखिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन. इसमें ऐड कर लीजिए, दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. इससे क्या होता है कि हमारा जो हमारा लोकल कल्चर है, देखिए दोबारा एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कल्चरल एक्सचेंजेस और कल्चरल एक्सचेंज क्रॉसेस ए पर्टिकुलर पॉइंट. देखिए ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से आपके कल्चर में चेंजेस आ जाते हैं. कभी कभी इतना ज्यादा चेंज आ जाता है कि आपकी जो लोकल पहचान है, जो आपकी लोकल कल्चरल आइडेंटिटी है, द लैंग्वेज यू स्पीक, द फूड यू ईट, द ड्रेसेस यू वियर, द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट, उन सब में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं. और वो इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि आप अपने लोकल कल्चर को क्या हो जाते हो, भूल जाते हो. फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके आने से या कल्चर ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर आप दिवाली भूल जाओ, अगर आप क्या हो जाओ, दिवाली भूल जाओ, या फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लैंग्वेज बोलना भूल जाए, आपकी मदर टंग क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यू ओनली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आपकी हिंदी का क्या होगा, आपकी उर्दू का, आपकी संस्कृत का, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उनका क्या होगा, वो सब वैनिश हो जाएंगी. तो इसी को हम कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कि सारे कल्चर क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल कल्चर डेवलप हो जाएगा. तो इससे आपकी लोकल पहचान या लोकल आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी और खत्म हो जाएगी. और ये आपकी कंट्री के लिए या आपके लोकल कल्चर के लिए अच्छा नहीं होता. हाउ टू नो वेयर इज द लिमिट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज? बेटा दिस इज नॉट साइंस कि यहां पर कोई लिमिट नहीं है. क्लियर बच्चा? सवाल आपका बहुत बढ़िया है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट आपने पूछा ना कि यहां पर क्या है, आपने पूछा कि सर लिमिट क्या है. यू कैन नॉट एस्टेब्लिश, यू कैन नॉट डिफाइन द लिमिट. आई एम रिपीटिंग इट
two times, once in Hindi, another one is in Hindi language and one time in English language. English में समझिए, when due to globalization your culture will change, and when your culture will change, I mean to say that your language, your food, your dress, your festivals will change. And when your festivals, culture or etc is changing, it will cross a particular point. There will be lot of changes that you will lose your cultural identity. You will use your past cultural identity. Then this process is known as cultural homogenization. Clear? हिंदी में बोले तो यहां पर क्या होता है कि पुराने ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके कल्चरल एक्सचेंज ज्यादा हो जाता है और आप दूसरे की भाषा, दूसरे के कपड़े या दूसरे कल्चर की चीजों को एडॉप्ट करना ज्यादा शुरू कर देते हैं और आपका अपना लोकल कल्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. क्लियर? तो ये था दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट. दिस इज द सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट. ठीक है मधु? और एक बच्चे ने जो बोला था, अब लिखिए तीसरा, थर्ड इंपैक्ट और थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट. ये आपने कल भी पढ़ा था, लेकिन ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है. दैट इज कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. अब देखिए ये क्या है. अरे बेटा ये बार बार हेट्रोजेनाइजेशन क्यों लिख रहे हो? जब हम होमोजेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो हेट्रोजेनाइजेशन क्यों लिख रहे हो? हेट्रोजेनाइजेशन मतलब सेपरेट हो जाता है, सबका अलग है. होमोजेनाइजेशन मतलब मिक्सचर. चलिए लिखिए अगला, थर्ड वन, कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. अब देखिए कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर से क्या मतलब है. आपको बोलते ईस्ट है, बार बार वेस्ट बोलते रहेंगे. ठीक है, कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर. अब देखिए कोमोडिफिकेशन कल भी मैंने आपको बताया था. मैंने आपको कल क्या बताया था? कोमोडिफिकेशन मैंने आपको कल भी बताया था. कोमोडिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ हैप्पीनेस और मीटिंग द फैमिली. वो तो चलो एक है भी, ठीक है, आप खुश भी हैं, आप अपने परिवार वालों से मिल भी रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओवर द रिचुअल्स ऑफ फेस्टिवल, you are linking that particular festival with market. You are linking that particular festival with market, or you are linking your traditions with market. जो आपकी परंपराएं हैं आप उसको क्या कर दे रहे हो? मार्केट से लिंक कर दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको एक बताता हूं, इसको समझिए. आपके घर में किसी की शादी हुई होगी और सो कॉल्ड बिहा हुआ होगा, मैरिज हुई होगी. समझिए इस बात को ध्यान से. अब कैसे होता है? पहले दिन या पहले आखिरी दिन तो मुझे ध्यान नहीं है भाई क्या होता है, किसका क्या होता है. पहले दिन महिला संगीत होगा. अब इसको समझिए ध्यान से. आपका मैरिज इज पार्ट ऑफ कल्चर और नॉट? मैरिज इज पार्ट ऑफ कल्चर. इसको ध्यान से समझिएगा. कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैरिज इज ए पार्ट ऑफ कल्चर और नॉट? मैरिज आपके कल्चर का पार्ट है. अब देखिए क्या होता है इसमें. पहले दिन क्या होगा? यू विल हैव महिला संगीत. नेक्स्ट डे यू विल हैव द रसम ऑफ हल्दी. नेक्स्ट डे क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो सकती है. ये कौन है? मनु सैनी. लेट मी मैसेज टू द मैनेजमेंट. इसको मैं बताता हूं. कर दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. मनु सैनी ये बदतमीजी करने आते हो?
अपने घर में ये बात बोलोगे खड़े होके? यहां बीच में स्टूडेंट्स के बीच में ऐसी बात कर रहे हो? ये मैनर्स हैं आपके अंदर? हैं? क्लियर? तो महिला संगीत, उसके बाद क्या होगा? हल्दी होगी, फिर यू विल हैव मेहंदी, देन यू विल हैव सम अदर काइंड ऑफ रिचुअल, फाइनली फिर किसी दिन शादी होगी, यू विल हैव मैरिज, एंड द नेक्स्ट डे यू विल हैव रिसेप्शन। इतने प्रोग्राम। सो मैरिज इज पार्ट ऑफ योर कल्चर, मैरिज इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। क्लियर? हाँ सॉरी रोहित, रोहित ने बड़ी सबसे अच्छा पॉइंट अभी आज रोहित ने बोला है, सर प्री वेडिंग शूट। बेटा मैं सॉरी, मैं भूल गया था, प्री वेडिंग शूट ये भी होता है। इसमें आते हैं ना वो चूजे सी शक्ल के कुछ लोग, इसमें भी वो क्या करते हैं, उसमें भी पैसा खर्च करते हैं। अब ये बताइए, पहले प्री वेडिंग शूट होगा और फिर यहां पर रिंग सेरेमनी होगी, फिर यहां पर महिला संगीत होगा, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, शादी होगी, रिसेप्शन होगा, सब में फोटोज क्लिक कराए जाएंगे, सब में यहां पर आप क्या करोगे, फेस्टिवल टाइप क्रिएट करोगे, या फिर सब में यहां पर बुके लगवाओगे, सब जगह फ्लावर्स यूज होगा, सबके लिए अलग ड्रेस यूज करोगे, और अल्टीमेटली होना क्या है? शादी। अल्टीमेटली होना क्या है? शादी होनी है कि नहीं होनी है भाई? सबसे हाँ, पोस्ट वेडिंग भी करा देंगे मुस्कान, पोस्ट वेडिंग भी करा देंगे। तो यहां पर आप एक बात देखिए बेटा कि प्री वेडिंग, महिला संगीत, हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन पहले भी होता था, पहले भी चीजें होती थी, लेकिन भाई इतना खर्चा थोड़ी ना होता था। ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए यहां पर जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं उनका क्या क्या प्रोडक्ट बिकेगा? ज्यादा क्लोथ्स बिकेंगे, या दूसरे ज्यादा फोटोज में कैमरे बिकेंगे, ज्यादा फोटोग्राफर की सर्विसेज ज्यादा होंगी, तो आपका खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? होनी शादी है, होनी क्या है? शादी है, लेकिन आपने क्या किया? यू आर डेलिब्रेटिंग डूइंग द कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसी को हम क्या कहते हैं? कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। तो कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर में क्या होता है कि आप अपने कल्चरल रिचुअल्स को, या अपनी ट्रेडिशंस को, या आप अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को, उनको सेलिब्रेट करने के बजाय यहां पर आप उसको मार्केट से क्या कर देते हैं? लिंक कर देते हैं। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कल्चर हैज बीन बिकम ए कमोडिटी। कल्चर एक प्रोडक्ट बन गया है ताकि वो अपने क्या कर सके? अपनी चीजों को बेच सके। अरे बस मुझे इतनी बातें नहीं पता, ब्रेकअप, बैचलर पार्टी, डेटअप पार्टी, अच्छा ये भी होता है, हाँ ज्वेलरी भी होती है भाई, डीजे नाच के दिखाऊं? गौरव डीजे बजा दो। जो बच्चा कल की क्लास नहीं ले पाया बेटा वो ले लेना। काजू कतली भी होती है अंजलि, हाँ सही बात है। निकाह एग्जैक्टली हर जगह होती है, एग्जैक्टली काव्य ने सही बात की है, शो ऑफ। तो ये होता है बेटे कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसी में एक एग्जांपल और ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं फेस्टिवल का, फॉर एग्जांपल दिवाली। तो दिवाली से पहले जो मैंने आपको कल बताया था, तो यहां पर क्या होगा? धनतेरस पर गाड़ियां बिकेंगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे। सो दिस इज ऑल नोन एज कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। यस, डेस्टिनेशन वेडिंग इज, एक बच्चे ने पूछा है सर क्या डेस्टिनेशन वेडिंग इज कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर? एग्जैक्टली, इट इज कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। भाई देखो, अगर हिंदू सोसाइटी है तो वो ही फेरे होने हैं, क्रिश्चियन मेंबर है तो वो ही आपको चर्च में शादी करनी है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है या मुस्लिम ग्रूम और ब्राइड है तो वहां पर वो भी वो सेम निकाह करेंगे। लेकिन बस तुम कहीं दूसरी महंगी जगह पर क्या कर रहे हो? सो यू हैव कोमोडिफाइड योर कल्चर। आपने अपने कल्चर को एक प्रोडक्ट बना दिया है। क्लियर? तो चलिए, ये बेटा नोट तो नहीं करना है लेकिन इसको ध्यान जरूर रखना है। चलो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लीजिए, फिर इसको लिखवाऊंगा भी। इट इज एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लीजिए कि मैरिज एक कल्चर है। मैरिज में क्या होता है? प्री वेडिंग शूट, महिला संगीत, हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। सर क्या ये नहीं करना चाहिए?
एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और इस बात का सवाल मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ए स्टूडेंट हैज आस्क्ड, क्या सर ये नहीं करना चाहिए, वेदर वी शुड डू इट और नॉट। देखो बेटा, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव मनी देन यू शुड डू इट। अगर आपके पास पैसे हैं आपको करना चाहिए, बट डोंट टेक लोन फॉर दिस पर्पस। अगर आपको लोन लेके शादी करनी पड़ रही है तो मैरिज इज ए बर्डन ओवर यू, मैरिज इज ए फाइनेंशियल बर्डन, मैरिज इज ए फाइनेंशियल बर्डन। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, पापा के पास पैसे हैं, आपके पास बहुत पैसे, तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। फिर आप कहेंगे कि आपके दोस्त ने तो कर ली और आप नहीं कर पाए, तो बेटा इससे क्या होगा, डोंट इमिटेट अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। वो आपका घर चलाने नहीं आते हैं, वो आपके घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं, दे आर नॉट फुलफिलिंग द योर फैमिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने घर का काम करना है। ये लिख लिया, चलो इसमें आगे लिखना शुरू कीजिए। इसमें नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन our culture is being converted into a product or it is, or it has been linked with market, it has been linked with market। जो अमीर होते हैं उनके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं वो पिस जाता है। कोई सेंस है इस बात की? कर्ज लेकर, आप डेब्ट लेकर, लोन लेकर क्या करते हो, शादी करते हो। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। ये लिख लिया बेटा, डाइवोर्स रह गया, एलिमोनी। बेटा वो कोमोडिफिकेशन नहीं है, वो तो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है। सर डेस्टिनेशन वेडिंग तो मॉडर्नाइजेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते हो, लेकिन ये तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी आपका कल्चर क्या हो गया है, कॉमोडिटी बन गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। कितने हो गए थे अभी तक? 3 हो गए ना, फोर्थ वन लिखेंगे, लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब इसको समझाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड और हैज कन्वर्टेड, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म टेंडेंसी या इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी rather than collectivism। देखिए लिखिए इसको, पहले फिर समझाता हूं। ये लिख लिया, इसको लिखिए फोर्थ पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी रेदर देन कलेक्टिविज्म। सर प्रैक्टिसिंग हवन फॉर क्रिकेटर्स टू विन मैच, नहीं बेटा, अगर कोई हवन कर रहा है अपने देश के क्रिकेटर्स को जिताने के लिए, तो वो कोमोडिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो तो आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, भगवान से पूजा कर रहे हो।
हाँ, अगर उसमें ज्यादा तुम फोटो शूट कराते हो, उसमें बड़े बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो उसको तब कह सकते हैं। अभी देखिए ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी रेदर देन कलेक्टिविज्म। इसको बेटा ध्यान से समझिएगा, ये है क्या। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि यही जो एक बच्चे ने लिखा है ना कि पेरेंट्स, चिल्ड्रंस पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं, यही उससे कनेक्ट करूंगा। चलो बेटा, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल, और यू व्हेन यू आर ओनली फोकसिंग, और व्हेन यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ और वेरी नियर फैमिली ऑफ योर्स। पहले क्या होता था, इंडिया में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। अर्लियर देयर वर ज्वाइंट फैमिलीज इन इंडिया, सो द पीपल यूज टू थिंक अबाउट द एंटायर ज्वाइंट फैमिली। पहले इंडिया में क्या होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, और सभी के सब, ऑल ऑफ देम, एक ग्रुप में रहते थे और एक दूसरे के बारे में सोचते थे, अच्छा सोचते थे, बुरा सोचते थे, लेकिन एक दूसरे की केयर करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो इंडिविजुअलिज्म आया है, पहले लोग कलेक्टिव तरीके से रहते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचता था, फैमिली उसके बारे में सोचती थी। लेकिन आज के टाइम पर वो इंडिविजुअल मतलब सेल्फ, वो किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। रिफत साहबा लिखती है आई स्टिल लिव इन जॉइंट फैमिली। बेटा ये चीजें ऐसी नहीं है कि कंप्लीटली सोसाइटी चेंज हो जाती है, धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कलेक्टिविज्म खत्म हो गया है, रिफत, कलेक्टिविज्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगह पर इंडिविजुअल टेंडेंसीज क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली न्यूक्लियर फैमिली क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अब इसको डिटेल में हम समझेंगे। सो नाउ पीपल किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और पहले कलेक्टिविज्म था, पूरी फैमिली एक दूसरे का क्या करती थी, केयर करती थी। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, families are being converting into, families are being converting into nuclear families, families are being converted into nuclear families। ज्वाइंट फैमिली कैसी बनती जा रही है, ज्वाइंट फैमिली किसके साथ बनती जा रही है, ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली तो आप जानते ही हैं, जहां सब आपके कई जनरेशन साथ में रहती है, पूरी फैमिली साथ में रहती है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, द पीपल आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, और वो अलग जाकर रहना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो यहां पर उन्होंने किसके बारे में सोचा, इंडिविजुअल के बारे में सोचा, और यहां पर जो कलेक्टिव फैमिली थी वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। अब देखो ये अच्छा है बुरा है, ये बेटा पर्सनल इंसान पर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल इंसान पर डिपेंड करता है। बट लेकिन एक बात सोचिए, अगर न्यूक्लियर फैमिली में देखिए, ये बूढ़े मां बाप हैं, दिस आर द योर पेरेंट्स, फिर आपकी शादी हो गई, आपका एक बच्चा है। अगर आप अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाकर अगर अर्बन सिटी में क्या हो जाते हो, या किसी अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हो, एक आपका भाई है या आपकी बहन है, वो भी अपनी फैमिली के साथ क्या हो जाती है, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है, ये यहां पर शिफ्ट हो गए। अब ये जो एजिड मदर एंड फादर हैं, जो ये एजिड पेरेंट्स हैं, जो ये एजिड पेरेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये किसके साथ रहेंगे, दे विल बी फेसिंग चैलेंजेस और नॉट। इनको क्या देखने को मिलेगा, चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। तो इसी वजह से यहां पर इन्होंने किसके बारे में सोचा, इंडिविजुअल के बारे में सोचा, इन्होंने भी इंडिविजुअल के बारे में सोचा। अब यहां पर इस पूरी फैमिली के बारे में कौन सोचेगा, व्हेन दे विल टर्न 70, व्हेन दे विल टर्न 65, 75, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, इनके बेचारे के बारे में कौन सोचेगा। क्लियर है ना। तो इससे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इतना ज्यादा सेल्फिश बनना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो। हमें देखिए, जरूरी नहीं कि जिसकी तुम केयर करो वो अच्छा आदमी हो,
जरूरी नहीं है कि वो जिसकी तुम केयर करोगे वो क्या होगा, अच्छा आदमी होगा, लेकिन बेटा सभी अच्छे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसको दोबारा सुनिए ध्यान से, एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप एक आंख के बदले किसी की एक आंख फोड़ दोगे तो इससे पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोई खराब भी है और अगर आप उसकी ज्यादा अपने ऊपर अगर फोकस करोगे तो ऐसे तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे सोसाइटी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इसी में आगे एग्जाम्पल के बाद दोबारा एक पॉइंट और ऐड करेंगे। इट मे कोलैप्स, it may result into collapse of, it may result into collapse of, it may result into collapse of social system, it may result into collapse of social system, collapse of social system। it may result into collapse of, sir but globalization has increased connectivity through social media also। बेटा एक बात को ध्यान रखिएगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन और वर्चुअल इंटरेक्शन में धरती आसमान का होता है। करने सही बात की है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वीडियो कॉल, लेकिन आप एक बात बताइए, फेस टू फेस इंटरेक्शन में और किस में, वर्चुअल इंटरेक्शन में क्या होता है, फर्क होता है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। पहले अगर किसी के घर में शादी होती थी, अगर कोई दुश्मन भी कार्ड देने अगर आ जाता था, अगर कोई आपका एनिमी is entering or enemy is coming to give the card of either son or daughter's wedding, तो आपके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता है, आप उसकी वेडिंग में चले जाते हो। और जो एक नॉर्थ इंडिया में कन्यादान का कॉन्सेप्ट होता है वो कन्यादान आप देके आ जाते हो अगर डॉटर की वेडिंग है। तो इससे क्या होगा, इट विल लीड और इट ड्यू टू दिस द बिटरनेस बिटवीन देम विल डिक्लाइन। उनके अंदर जो कड़वाहट है, उनके बीच में जो खराब रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिटरनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कड़वाहट कम हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, आज कोई चिट्ठी देने ही नहीं आता है। लोग बात क्या करते हैं, दे फॉरवर्ड द कार्ड, वेडिंग कार्ड थ्रू व्हाट्सएप। वो व्हाट्सएप पर क्या भेज देते हैं, कार्ड भेज देते हैं। अब एक बात बताइए, इसी बात पर क्या होगा, जब वो कार्ड देंगे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आप एक बात बताइए, सामने वाला कन्यादान भी फोन पे पर भेज देगा। सामने वाला कन्यादान भी कैसे भेजेगा, फोन पे पर भेजेगा। आप मुझे एक बात बताइए, तो इससे उनके बीच की जो टेंशन है वो कैसे कम होगी। सोसाइटी हमेशा प्यार से मिलजुल कर ही क्या होती है, चलती है। सोशल इंटरेक्शन को वर्चुअल इंटरेक्शन में मत बदलिए। सोशल इंटरेक्शन शुड बी रियल एंड फेस टू फेस। हाँ मजबूरी है, समझ में आता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फेस टू फेस इंटरेक्शन को बंद कर देंगे तो इससे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएंगी। इसी वजह से गांव में कम होता है, शहरों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्लियर, चलिए लिखिए, ये पॉइंट लिख लिया ना सारा। तो दिस आर द मेजर चैलेंजेस और दिस आर द मेजर नेगेटिव इंपैक्ट्स, दिस आर द मेजर नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। यस अंकित डोगरा, डिजिटलाइजेशन आएगा, दैट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा मैं इसी वजह से कह रहा हूं, किसी भी चीज को एक लेंस से मत देखा करो। ईच एंड एवरी प्रोसेस और ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहां पर हमारा टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन। अब देखो मैं ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, उसको जल्दी ध्यान से सुनिए। द टॉपिक वाज ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन मींस द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ योर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, बट ड्यू टू दैट आपके कल्चर पर क्या आना शुरू हो जाता है, इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है।
उसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाता है, इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। हाँ, डाइवोर्स रेट इंक्रीज इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद जब आपके सोसाइटी पर, आपके कल्चर पर इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है, वो हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर इंडियन कल्चर। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस चेंजेस एंड व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस चेंजेस। अभी तक के लिए बस इसको आपको यही ध्यान रखना है। तो देखो, यहां पर ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट किसके ऊपर आया, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आपके कल्चर के ऊपर आएगा, कल्चर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा और पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। तो ये तो हो गया कल्चर। अब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आपकी ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर भी आएगा। सोसाइटी मींस आपकी फैमिली पर, आपके कास्ट पर, आपके किस पर आएगा, कास्ट सिस्टम पर, वुमेन्स के ऊपर आएगा, चिल्ड्रन के ऊपर आएगा। देखिए बेटा, कल्चर का मतलब होता है द वे यू लिव, आपका क्या है, जो आप जैसे जीते हो। तो कल्चर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट भी आया और नेगेटिव इंपैक्ट भी आया। अब देखेंगे कि अब देखेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, सोसाइटी के ऊपर भी आएगा। सोसाइटी का मतलब फैमिली के ऊपर आएगा, कास्ट के ऊपर आएगा, वुमेन के ऊपर आएगा, चिल्ड्रन के ऊपर आएगा। और यही इश्यूज, देखो बेटा, अगर 1 साल में पढ़ के आईएएस बनते तो ये प्रारंभ 3 साल का क्यों होता, इसको 1 साल में ही बना देते। समझ रहे हो ना। अब देखो, ये आप एडवांस में पढ़ेंगे, ये आप नेक्स्ट ईयर किस में पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। यहां ये वाला तो आपने कवर कर लिया और इसको आप कट पढ़ेंगे। हाँ बेटा, परसों हमारी क्लास होगी, परसों हमारी क्लास होगी। सर कोलैप्स ऑफ सोसाइटी कैसे पॉसिबल है? बेटा, सोसाइटी का मतलब होता है जब पीपल एक साथ, लोग बाग एक साथ रहते हैं, कुछ कॉमन चीजें शेयर करते हैं, और जब आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं तो आपका सोशल इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उससे आपके, अब शिव दीवान वो तो बेटा अगले साल डिपेंड करेगा कि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, आपके कहने से ही होगा, आप बुलाएंगे बिल्कुल आएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? तो ये एडवांस में पढ़ना है बच्चा पार्टी, समझ गए। अगला टॉपिक अभी बताता हूं। हाँ, पेज नंबर टिक कराऊंगा परसों। सर प्लीज डाउट, शाइना खातून, बताइए बेटा क्या डाउट है। फिर मैं, देखो 8:08 हुई है मेरी स्क्रीन पर। आई विल स्टार्ट अनदर टॉपिक फ्रॉम 8:12 PM, 4 मिनट बाद। अब जल्दी बताओ मुझे क्या डाउट है इस ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में, और वो केवल बस कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। डोंट कनेक्ट योर डाउट विद सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, वुमेन और चिल्ड्रन। सर एडवांस बैच कब आएगी? बेटा जब आपका ये फर्स्ट ईयर है तो उसके बाद जब ये सारी मेजर मेजर पोर्शन खत्म हो जाएंगे। सैयद, ताकि सर सैटरडे को क्लास नहीं होती, बेटा इस बार मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, और वो फिर आपका सिलेबस छूट जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है ना। SK त्रिपाठी, सर प्लीज कोमोडिफिकेशन प्लीज। चलिए, चलो मैं बता देता हूं दोबारा एक बार, कोमोडिफिकेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेटा कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर का मतलब होता है, अब पहले तो आप कल्चर को समझो। कल्चर का मतलब जो आप लाइफ जीते हैं, जो आप लाइफ, फेस्टिवल्स है, आपकी लैंग्वेज है, आपका फूड है, सारी चीजें हैं। अब पहले आप उसको मार्केट से लिंक नहीं करते थे, पहले आप उसको क्या नहीं करते थे, मार्केट से लिंक नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो आपका कल्चर है, जो आपके कपड़े हैं, ये सारी चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हर चीज को आपने क्या कर दिया है,
मार्केट से लिंक कर दिया और हर चीजें बिकने लगी हैं, हर चीजें ज्यादा सेल होने लगी हैं, जिससे उन ग्लोबल कंपनीज का क्या होता है, फायदा होता है। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, ये दोनों बेटा क्या कराऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से पेजेस टिक कराने हैं। समझ गए? रचना 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 रचना, बेटा बताओ रचना क्या डाउट है? सर कल्चर ज्यादा ज्योग्राफी की वजह से चेंज होता है या ग्लोबलाइजेशन के? मुझे तो नहीं पता था, यहां पर इतने होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो बेटा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका कल्चर शुरू होता है, और ग्लोबलाइजेशन के देखिए बहुत भारी एक आता है ना सिग्मा वर्ड, आता है ना कि सिग्मा प्रो इंस्टाग्राम पर, तो यहां पर ज्योग्राफी की वजह से कल्चर शुरू होता है, और आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ज्योग्राफी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, इसी वजह से कल्चर शुरू किसकी वजह से होता है, ज्योग्राफी की वजह से होता है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो चेंज होता है। सर इफ वी आर नॉट टेकिंग लोन दैट्स व्हाट अबाउट द इकोनॉमी? मजा आ गया बेटा। चलो तुम्हारा संगीत, तुम्हारा मेहंदी, सारी चीजें करा लो, कोई बात नहीं, तुम्हें मन कर रहा है तो कर लो बेटा। अब क्या बताए, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमी का क्या होगा? आप एक बात बताओ बेटा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी सैलरी है 14,000 रुपीज। सैलरी कितनी है? 14 तो बहुत ज्यादा है, 14,000 रुपीज। उसमें वो 1.5 पौने 2 लाख रुपए का आईफोन 17 प्रो मैक्स जो सबसे हाईएस्ट वर्जन है वो खरीद लेते हैं। 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो 10-11 हजार रुपए होती है। अब वो 10-11 हजार पे करेगा, उसके पास बचा कितना? महीने का 3,000 रुपए। उसने फोन क्यों खरीदा था? ताकि उसके फोटो अच्छे आए। महीने के कितने बचते हैं? 3,000 रुपए। खाने को उसके पास खाना नहीं बचा है, अरे वो माल नरिश हो जाएगा, सूख जाएगा, ऐसी शक्ल हो जाएगी कि फोन में अगर फोटो अच्छी आनी भी होती वो भी अच्छी नहीं आएगी। खाने पीने पर ध्यान दो। तो बेटा लोन हर किसी के लिए नहीं होता, लोन की भी एक लिमिट होती है ना, तरीका होता है लोन। और देखो इस बात को ध्यान रखिएगा, लोन इज फॉर इन्वेस्टमेंट। लोन किसके लिए होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। शादी इन्वेस्टमेंट नहीं है, शादी एक आपका सोशल रिलेशन है। लोन लो, कंपनी एस्टेब्लिश करो, खुद भी कमाओ, 4 लोग और कमाएंगे। लेकिन आप लोन यहां पर किसके लिए ले रहे हो? शादी के लिए। और शादी में 2 बार खाना आकर चले जाएंगे, वो आपको बाद में पैसे देने आएंगे। सो लोन इज फॉर नॉट कंजम्पशन, लोन इज फॉर इन्वेस्टमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चा? चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बड़ा शानदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको। दैट इज द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन। टॉपिक कौन सा है? पॉपुलेशन। रिचार्ज के लिए पैसे नहीं होते, सही बात है। हाँ बेटा, कास्ट के ऊपर भी इंपैक्ट आता है, कल बताया तो था पॉजिटिव वाले में, अगर कल की क्लास अटेंड की होगी बेटा। कल बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अंकित अकृत डोगरा, अभी बताऊंगा आपका डाउट, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं दोनों पढ़ाता हूं, दोनों पढ़ा रहा हूं आपको, एनसीईआरटी वाला और यूपीएससी वाला। तुम्हें एनसीईआरटी वाला पढ़ के यूपीएससी वाला देना है तो दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा ना। कभी कहा, देखो बेटा, किसी किसी की कभी मजबूरी होती है, वो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को एजुकेशन, आप किसके लिए लोन ले रहे हो? एजुकेशन के लिए। आप किसके लिए लोन ले रहे हो? हेल्थ के लिए। तो वो मजबूरी नहीं है, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छा कमाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, एमबीबीएस करोगे, बीटेक करोगे, सीए करोगे, जीवन में कमाओगे, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर तुम लोन ले रहे हो बर्गर खाने के लिए, तुम लोन ले रहे हो शादी करने के लिए, तुम लोन ले रहे हो पार्टी करने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। मेरे पास एनसीईआरटी वाला बुक नहीं आया, नरगिस खातून, बेटा कोई दिक्कत नहीं है,
वो पीडीएफ में बोल दूंगा, वो आपके साथ दोबारा शेयर हो जाएगी। चलिए, प्लीज पुट ऑन दिस हेडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट। हाँ बेटा, शिवराज नायक, बिल्कुल जो भी आपका मन करता है ऑप्शनल वो लीजिए। फोन के लिए, हाँ देखो देखो, फोन अगर आपकी जरूरत है, आप एक बात बताओ, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं फोन जरूरी है 2 लाख का आईफोन लेना अगर आपका बजट नहीं है। 15,000 का 16,000 के बड़े अच्छे फोन आते हैं। और देखो बेटा, फिल्टर से, कैमरे से शक्ल बदलने से बेटर है कि कमाओ और ताकि आपके चेहरे पर खुद रंगत आए। महंगे फोन से वो फोटो अच्छा आ जाएगा, रियलिटी में फेस थोड़ी ना बदलेगा। कुछ लोग बाग शो ऑफ के लिए फोन खरीद लेते हैं। यस बेटा, मुरली मनोहर, ये नया चैप्टर है। ओके मुरली मनोहर। चलो अब मैं बाद में डाउट लूंगा लास्ट में। अब बेटा ये हेडिंग डालिए, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, इसको शुरू करेंगे। सबके लूंगा बेटा। हाँ, हाउस लोन दीपक, बेटा वो इन्वेस्टमेंट है, घर एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वो तो अच्छी बात है। देखो बेटा, लोन की ना इंटेंशन डिपेंड करती है। लिखिए, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। चलो, ग्लोबलाइजेशन की तरह इसके भी क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ग्लोबलाइजेशन का भी, इस पॉपुलेशन वाले टॉपिक के भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। न्यू चैप्टर है बेटा। अब मैं बता रहा हूं, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज है। क्या बात बोली है, फोन से तस्वीर बदलती है, तकदीर नहीं। वाह 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 वाह। इज देयर सेंसस फॉर ग्लोबलाइजेशन? नहीं, कोई सेंसस नहीं होता। न्यू चैप्टर है ये। हाँ गजानन, क्लास है। लिखिए, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। हाँ बेटा, सैटरडे को क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। ये हमारा बेसिक वाला खत्म हो जाएगा, फिर उसको डिटेल में, एडवांस में एक एक चीज को बताया जाएगा। अभी आप कुछ तो आप बच्चे हो, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं और कुछ बहुत छोटी बच्ची है, क्या समझ रहे हो ना? तो बच्चे हो, अभी थोड़ा सा अपना बेस डेवलप कीजिए, अगले साल एडवांस में सब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझाना चाहता हूं। यह क्वेश्चन तब समझ में आएगा, पहले इस शब्द को ध्यान से देखिए। प्लीज गो थ्रू दिस वर्ड। द वर्ड इज, व्हाट इज डेमोग्राफी? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। और यहां पर सबसे पहले एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डेमोग्राफी। क्लियर बेटा? चलिए, ये जो डेमोग्राफी वर्ड होता है ना, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का मैं आपको एक मतलब बता देता हूं। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। Whenever the word population strikes your mind, whenever the word population strikes your mind, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके दिमाग में पॉपुलेशन वर्ड आता है ना बेटा, आप सोचते हो 150 करोड़ आदमी। भाई फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 145 करोड़। उसको मैं आसानी से बोलने के लिए 150 करोड़ बोल देता हूं, ताकि वो बार बार वर्ड को ज्यादा भारी ना पड़े।
सो फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 150 CR। हम क्या सोचते हैं कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल। नहीं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी लिखना नहीं है काजल, जब मैं बताऊंगा सर ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, बेटा कुछ मेरा है कुछ इंडियन ज्योग्राफी का है, दोनों का मिक्स में चलता है। दोनों का किस में चलता है, मिक्स में चलता है। क्लियर। तो यहां अगर आप बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो चलो इसको भी हटाओ, क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब भी तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात यह आती है कि 150 करोड़ इंडियन या जितने भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पॉपुलेशन का मतलब या डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें देखेंगे क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब इसका मीनिंग समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉपुलेशन। बेटा 145 CR 144 CR है, मैं एग्जाम्पल के लिए 150 बोल रहा हूं दीपक, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 150 CR है। आप तो यहां पर खत्म हो गए, आप तो यहां पर क्या हो गए, खत्म हो गए, आप कह रहे कि हो गया। लेकिन अब देखिए बेटा 150 CR की अगर आप बात करेंगे, अगर आप 150 CR की बात करेंगे, इसमें मुझे आप एक बात बताइए, पहले फॉर एग्जाम्पल 121 CR थे, चलो मैं एग्जैक्ट जो अभी लगभग जो चला हुआ है 144 CR पॉपुलेशन इंडिया की है। पहले 121 CR थे, अब कितने हैं, 144 CR। तो कितने का चेंज आया, इसको माइनस करो, इसमें से कितना होता है ये 24 23, कितने का चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल आज 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 144 CR। 2011 में कितनी थी, अराउंड 121 करोड़। CR मतलब बेटा करोड़, करोड़ करोड़। यस प्रवीण कुमार बेटा आप समझाओ इन बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, इनको समझाओ। चलो बेटा समझिए यहां ध्यान से, 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 CR। एंड फॉर एग्जांपल आज कितनी पॉपुलेशन है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, जो एक लमसम हमारे पास आइडिया है। तो ये 144 करोड़ 121 करोड़, कितने का चेंज आया, 23। अब देखो डेमोग्राफी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहां हम केवल पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हैं, वी आर नॉट ओनली काउंटिंग द पॉपुलेशन इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जहां हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे हम कंपेयर करेंगे कितना पॉपुलेशन में चेंज आया है। अब दूसरा हम यहां पर देखेंगे सेक्स रेशियो, क्या देखेंगे, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब होता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ बॉयज। लड़कों में और लड़कियों में कितनी पॉपुलेशन है, लड़कों और लड़कियों का पॉपुलेशन रेशियो कितना है। भाई एक तो मैं कहूं मेरे देश में 144 करोड़ आदमी है, और एक मैं कहूं कि मेरे देश में 144 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। बेटा तुम लोगों को सपोज समझ में नहीं आता क्या, सपोज वर्ड समझ में नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज सपोज सपोज। सेक्स रेशियो में क्या है कि बॉयज गर्ल्स। अब दूसरा देखो एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ये भी पॉपुलेशन में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग नहीं हैं, और इस लिटरेट में भी कितनी गर्ल्स लिटरेट हैं और कितने मेल्स लिटरेट हैं। यहां पर चिल्ड्रन कितने हैं, 60+ लोग कितने हैं, 14 से लेकर 59 के बीच कितने लोग हैं। तो ये क्या है, हम केवल क्या पढ़ रहे हैं,
सो डेमोग्राफी का मतलब केवल, अब सेक्स रेशियो वगैरह तो सबकी बातें हैं, पहले इसको ध्यान से समझिए। तो डेमोग्राफी का मतलब बेटा केवल लोगों की काउंटिंग करना नहीं होता है। डेमोग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, डेमोग्राफी मीन्स यू आर स्टडिंग पॉपुलेशन इज ए इन ए साइंटिफिक वे। वहां पर आप लोगों को काउंट तो करते ही हैं, बाकी बहुत सारी चीजें काउंट करते हैं। जैसे क्या काउंट करते हैं, ये देखते हैं कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, जिसे सेक्स रेशियो कहते हैं। ये देखते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कितने लोग किस एज ग्रुप में हैं, 0 से 14 साल के बीच में कितने लोग हैं, 14 से 59 ईयर्स के बीच कितने लोग हैं, 60 ईयर्स एंड अबव कितने लोग हैं। तो ये बहुत सारी चीजें की हुई कि नहीं हुई। तो जब भी वर्ड पॉपुलेशन आता है या डेमोग्राफी आता है, तो डेमोग्राफी को बेटा केवल ये मत समझा करो कि आपके यहां डेमोग्राफी का मतलब कि नंबर ऑफ सिटीजन और द नंबर ऑफ पीपल, नो, कि वो तो होता ही है, यू आर काउंटिंग द पॉपुलेशन। क्लियर? तो पहले लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, ये डेफिनेशन लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। इस डेफिनेशन को लिखिए जल्दी। व्हाट इज डेमोग्राफी? प्लीज नोट इट डाउन। व्हाट इज डेमोग्राफी? व्हाट इज डेमोग्राफी? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फोकसिंग ऑन देयर साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, एंड हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। लिखिए, पहले इसको फिर समझाता हूं दोबारा। इसको डेफिनेशन को लिखिए बेटा। जितनी देर तुम यहां लिखते हो ना, जितनी देर में तुम चैट में लिखते हो, उससे बढ़िया तो अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ये गौरव पांडे ही अच्छा सवाल पूछता है ज्यादातर। गौरव पांडे, बेटा अभी तक कास्ट में केवल जो एससी कास्ट हैं उनको काउंट करते थे, एसटी को काउंट करते थे, लेकिन इस बार जो नया काउंट करेंगे 2027 से, उसमें कास्ट को भी काउंट करेंगे। उसमें किसको काउंट करेंगे? कास्ट को भी काउंट करेंगे, अभी तक नहीं करते थे। वेरी गुड गौरव। लो बेटा, हो जाते हैं साइड। आपका आदेश सराखों पर। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मैं बताता हूं आगे, देखिए, ये पूरी पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करता है। अब ये देखता है कि साइज मतलब नंबर ऑफ पीपल, साइज मतलब नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या जितने भी लोग हैं। तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब है पहले तो ये चेक करता है कि कितने लोग हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर है कितने चिल्ड्रन है, कितने यंग पॉपुलेशन है और कितनी एजेड पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन कितने हैं, या फिर हिंदी में बोले तो बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। उसी के साथ साथ यहां पर अगर देखेंगे स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से देखेंगे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल सोसाइटी में कितने रहते हैं, अर्बन सोसाइटी में कितने रहते हैं, ये देखेंगे। एंड अब देखो, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। एंड हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम आपने जो स्टडी की थी वो कब की थी? 2011 में। अब आप कब करेंगे? 2027 में। इस टाइम पीरियड के बीच कुछ लोग तो मरे होंगे, कुछ लोग क्या हुए होंगे, किसी की डेथ हुई होगी। तो हम देखेंगे कि कितने लोग मरे हैं, उसको हम कह देते हैं डेथ रेट। कुछ लोग पैदा हुए होंगे, उसको हम क्या कह देते हैं? बर्थ रेट। और कुछ लोग
अपने एरिया को छोड़कर कहीं दूसरे एरिया में चले गए होंगे तो वो यहां की पॉपुलेशन में तो काउंट नहीं होंगे, उसको कहते हैं माइग्रेशन। ये सारी चीजें बताऊंगा, बस केवल अभी डेफिनेशन समझ गए ना। सर इज डेमोग्राफी एंड सेंसस सेम? अरीब अहमद बेटा सेंसस के थ्रू डेमोग्राफी करते हैं, लगभग एक ही होता है। डेमोग्राफी को पता करने का, डेमोग्राफी की स्टडी करने का एक तरीका सेंसस होता है। बता दिया बेटा अरीब, डेमोग्राफी सेंसस एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन डेमोग्राफी को करने का एक तरीका क्या होता है। क्या सर एलजीबीटीक्यू को भी काउंट करेंगे? इस बार से करेंगे। ट्रांसजेंडर्स को काउंट करेंगे? किसको काउंट करेंगे? ट्रांसजेंडर्स को ऑफिशियली काउंट करेंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर मान लिया गया है 2014 में। कशिश चौरसिया, 2 जेंडर होते हैं बेटा, मेल फीमेल, लेकिन 2014 से आपने क्या किया है, तीसरे जेंडर को भी काउंट कर लिया है। सेंसस में अभी तक कास्ट नहीं होती थी, लेकिन 2027 से जो डिजिटल सेंसस शुरू होगा उसमें आप सब कास्ट को अब इंक्लूड करेंगे। कल्चर को बेटा काउंट नहीं किया जा सकता। वैष्णवी, गौतम कुमार, अगर तुम्हारा दोस्त लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है तो काउंट किया जाएगा, अगर एलियन है तो काउंट नहीं किया जाएगा। सर ये सर्वे कौन करता है? बेटा रजिस्ट्रार जनरल होते हैं होम मिनिस्ट्री में, वो लिखवाऊंगा मैं आपको, जब सेंसस के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा। रिलीजन काउंट होता है? यस बेटा, रिलीजन काउंट होता है। कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं सॉरी, कितने सिख हैं, कितने पारसी हैं, कितने बुद्ध हैं, कितने जैन हैं, सब होते हैं। नहीं, कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। कल्चर इनविजिबल होता है, कल्चर बस ऑब्जर्व किया जाता है। विजिबल भी होता है, लेकिन आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि कितने लोग लिट्टी खाते हैं, तो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे भाई। क्या कास्ट सेंसस सही है? यस, इट हैज बोथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलो इसको पढ़ाऊंगा बाद में, तुम आज पूछो जितना तुम्हारा दम लगता है, पूछो बेटा। ऐसे नहीं मैं दे पाऊंगा, कैसे करोगे बताओ यार, ऐसे तुम इतनी तेजी से कमेंट करते हो। चलो ये समझ गए ना डेमोग्राफी क्या होते हैं। ओबीसी को इस बार से काउंट करेंगे, अब नहीं, पहले नहीं होता था, इस बार होगा। चलो अब आते हैं पहले साल के क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन? इज द वर्ल्ड मूविंग टू, यस बेटा, डेथ को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हाँ SC/ST काउंट होता है। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, सब सारे के सारे बच्चे, कौन, मैं फिर सवाल डिस्कस नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं, समझ में नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, अब बच्चों को पता लग जाएगा तुम्हें। आप बताता हूं कि तुम क्या पढ़ते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इस यहां तक पढ़िए बस, इस क्वेश्चन को कहां तक पढ़िए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। अब देखो, जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, देखिए ध्यान से, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो मेंस को अच्छे से तैयार नहीं करते, हु डोंट प्रिपेयर सीरियसली, उन बच्चों को यहां ये क्वेश्चन अगर दिखाया गया जब मेंस का एग्जाम आया, अब समझ रहे हो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर्दियों में हो सकता है ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, उसी को डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। मोर नंबर ऑफ किड्स आर बोर्न इन विंटर सीजन, दैट्स वाई इट इज नोन एज डेमोग्राफिक विंटर। भगवान बचाए ऐसे प्राणियों से। सही में इतने सिग्मा लेवल के बच्चे, इतने प्रो बच्चे होते हैं। होता है ना कि चाइल्ड, लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड, प्रो, दिस आर प्रो चिल्ड्रन।
एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा जो पढ़ता नहीं है, जो सीरियसली जो फालतू के कमेंट करते हैं ऐसे ही, उनसे मैंने पूछा, और वो थोड़े सीनियर भी थे। मैंने पूछा बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक विंटर। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये बताता है कि सर द चिल्ड्रंस इन विंटर सीजन मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर बोर्न, सर्दियों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उसी को डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। भगवान नरक में भी ऐसे बच्चों को या ऐसे आदमियों को जगह नहीं देंगे। अल्ट्रा लेवल स्टूडेंट एग्जैक्टली बेटा, इसका मैं तुम्हें एक मतलब बताता हूं अभी, देखिए क्या है। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब होता है जब वर्ल्ड का जो बर्थ रेट है, जब कम बच्चे पैदा होने शुरू हो जाए, जब पॉपुलेशन कम होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि बर्थ रेट क्या होता है, लो हो जाता है, बर्थ रेट कम होना शुरू हो जाता है। बर्थ रेट ऐसे हो जाता है, बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टेकिंग बर्थ। डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट क्या है, कम है, जिससे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इसी को डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब बेटा अगर वो 2 घंटे की क्लास अगर अच्छे से कर लिया होता वो बच्चा, तो आपको नहीं लगता है द पर्सन और दैट कैंडिडेट कुड हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, और कितने नंबर मिलते, 10 नंबर मिलते। क्या पता उस 10 नंबर की वजह से आज कहीं का डीएम बना बैठा होता। समझ रहे हो ना? सो दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक विंटर। अब देखो इन्होंने दूसरा इसमें क्या पूछा, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड सच ए सिचुएशन, क्या वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है? यस, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है आज के टाइम पर, जो बर्थ रेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये समझिए बर्थ रेट मतलब परसेंटेज फॉर्म में अगर आप माने ऐसे नॉर्मली, तो धीरे धीरे बर्थ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब बर्थ रेट कम होता है, जब बच्चे पैदा होने, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, जब बच्चे पैदा होने बंद हो जाते हैं, तो यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, जो एजिड पॉपुलेशन है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब दुनिया में सारे बूढ़े लोग होंगे, बच्चे नहीं होंगे, जो कल जवान नहीं होंगे, तो भाई इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? समझ रहे हो ना इस बात को? इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से समझाइए। इलेबोरेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को क्या कीजिए, अच्छे से समझाइए। देखो इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना, अच्छा यहां लिखा हुआ है वो, विस्तार में समझाइए, विस्तार। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार। समझ गए बच्चा पार्टी? तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा, अगले क्वेश्चन को भी पूछिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, यहां तक पढ़िए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह रहा हूं, पॉपुलेशन एजुकेशन। अब एक बात बताइए बेटा, पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब यहां पर होता है कि आप पॉपुलेशन एजुकेशन क्यों करते हो? पॉपुलेशन एजुकेशन आप इस वजह से करते हो ताकि आप अच्छी स्कीम, देखो फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहे कि आप इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम बताइए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या कीजिए, स्कीम बताइए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन डेवलपमेंट की स्कीम मैं तब बता पाऊंगा जब मेरे पास डेटा होगा। मेरे पास क्या होगा? डेटा होगा। अब आप पूछेंगे डेटा कैसा? भाई मुझे इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो मुझे डेटा ये चाहिए कि इंडिया में कितने बूढ़े लोग हैं, कितनी जवान हैं, कितने बच्चे हैं। फिर मुझे पता होना चाहिए इंडिया में कितने मेल है, फीमेल है, तब मैं बता पाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे पता लगना चाहिए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल एंड इलिटरेट पीपल, व्हाट इज द लेवल ऑफ माल नरिशमेंट। माल नरिशमेंट का मतलब जो वो माल नरिशमेंट का मतलब होता है जिन लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और उनके अंदर प्रोटीन वगैरह की क्या होती है, कमी होती है ना। तो यहां पर डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, तो ये सारी चीजें आपको क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। क्लियर? तो यहां पर यूपीएससी हर एक साल क्या करता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस रेगुलरली, हर एक साल तो नहीं लेकिन लगभग हर 1-2-3 साल पर वो आपसे क्वेश्चन क्या करता रहता है, पूछता रहता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कुपोषण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कुपोषण। कुपोषण मीन्स जब आपको कैलोरी नहीं मिलती या आपको प्रोटीन नहीं मिलता।
समझ गए? अब बेटा इंपैक्ट और ये रिसोर्सेज, अभी यहां पर पॉपुलेशन के कंसेप्ट को समझना है कि डेमोग्राफी क्या होती है, ये आपने लिख लिया ना। अब देखिए, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता, ये पूरा नहीं लिखना है, मैं जो बोलूंगा केवल वो ही लिखना है, इसको पूरे को नहीं लिखना है। जो मैं आपको डिक्टेट करूंगा केवल वो ही लिखना है, बाकी चीजों को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। बस एक फैक्ट और बता रहा हूं मुस्कान, मैं आपकी सब प्रॉब्लम को समझ गया बेटा। 9 बजे से आपकी क्लास है, आप बच्चे हैं, पूरा तो नहीं बोलूंगा लेकिन समझ गया मैं आपकी बात, टेंशन मत लो, केवल ये फैक्ट ध्यान रख लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। क्या समझ में नहीं आ रहा सैयद ताकी? क्लास छोड़ के भाग रहे हो, सबको तो आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ, फिर पूछो तो क्या समझ नहीं आ रहा है। और पहले दिन सही सारी चीजें समझ में आ जाए तो फिर आगे कौन पढ़ेगा? सभी पहले दिन आईएएस नहीं बन जाएंगे। आप अपना स्पेसिफिक डाइट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए जल्दी। 11th, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिए। 11th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये लिखिए, चलो मैं लिख देता हूं। 11th ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड एज 11th of July is observed as World Population Day. World Population Day. यूएनडीपी का मतलब मैं बताता हूं बाबू, पहले इसको लिख लीजिए एक बार। यूएनडीपी मींस बेटा सैयद, ताकि क्लास दोबारा देख लेना, तुम्हारे लिए मैं एक ही चीज को बार बार बताता रहूंगा, और भी बच्चे हैं, टाइम भी होता है, आपको डिटेल में बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं इसको। इसको एक बार क्लास को रिवाइज कीजिएगा दोबारा। क्लियर? क्या लिखा है? 11th जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यूएनडीपी का मतलब होता है बाबू एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। वो क्या करते हैं? एक रिपोर्ट इशू करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यूएनडीपी का मतलब समझिए कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन डे को कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। बस इतना ध्यान रखिए, और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अब देखो बेटा, ये पॉइंट अच्छे से समझना है, बस जो मैं आपको लास्ट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा क्योंकि आपकी क्लास है आगे। देखिए, पूरे वर्ल्ड की, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, क्योंकि पॉपुलेशन के टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले पॉपुलेशन के डेटा को तो पता होना चाहिए ना। तो पॉपुलेशन के डेटा को पढ़िए यहां पर ध्यान से। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 100 CR। 1 बिलियन मींस 100 CR। तो 2 बिलियन का मतलब 200 CR, ये CR मतलब करोड़। 300, 400, 5 बिलियन का मतलब 500, 600 CR, 700 CR, 800 CR, 800 CR। क्लियर? अब देखो ध्यान से, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो आप देखिए ध्यान से, 100 करोड़, हाँ, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ कब हुई थी? 1804 में। इस बात को ध्यान से देखिएगा।
वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हुई थी? 1804। चलो बेटा, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, बार बार आप मैसेज कर रहे हो, कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे। किसी का कोई डाउट है स्पेसिफिक, जल्दी बताइए, फिर क्लास को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस साल अगर पॉपुलेशन ठीक नहीं समझोगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इस साल पॉपुलेशन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अगले साल के दो टॉपिक्स अच्छे से कभी भी समझ में नहीं आएंगे। एक टॉपिक होता है पॉवर्टी और एक टॉपिक होता है अर्बनाइजेशन। वन टॉपिक इज पॉवर्टी एंड द अनदर वन इज व्हाट। नहीं, नोट कुछ नहीं करना है, ये मैं कल दोबारा समझाऊंगा। आई विल रिपीट इट वंस अगेन टुमारो। कल बताऊंगा बेटा इसको दोबारा, समझ गए ना? कल इसको दोबारा समझाया जाएगा। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू।